हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में। इसके जस्ट पहले 2 वीडियो हमने बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। पहले में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे में हमने ये बताने का प्रयास किया कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, यानी इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इसका नेचर क्या है। जब हम नेचर की बात करते हैं, जैसे हम व्यक्तियों के बारे में भी नेचर की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपने पूछा कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, तो आंसर आएगा कि नहीं वो बहुत लिबरल है या बहुत कंजर्वेटिव है, नहीं उसका स्वभाव बड़ा फ्लेक्सिबल है या बहुत रिजिड है। वैसे ही हम प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में भी करते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा और बुरा का सवाल नहीं कि उसका स्वभाव अच्छा है या बुरा है, उसकी प्रकृति अच्छी है या बुरी है। यहाँ जब आप नेचर की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो 2 प्रश्नों पे विचार किया जाता है। पहला ये कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, विज्ञान है, या पॉलिटिकल साइंस को हम आर्ट की श्रेणी में रखते हैं, कला की श्रेणी में रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानने वाले भी हैं और पॉलिटिकल साइंस को आर्ट मानने वाले भी हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप साइंस में जाएं तो आप जीन बॉडिन, जिसको हम बोधा भी हिंदी में बोलते हैं, तो बॉडिन बोलता है कि नहीं ये क्या है, ये साइंस है। उसी तरीके से थॉमस हॉब्स, इसका भी मानना है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक साइंस है। इसी तरीके से फाइनर हैं, लास्की हैं, इनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, यानी एरिस्टोटल ने क्या कहा है, ध्यान रखिए कि एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वह इस्तेमाल करता है पॉलिटिक्स शब्द का। और वह कहता है कि पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस, यानी राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है। लेकिन दूसरा पक्ष है जो मानता है कि नहीं ये साइंस तो हो ही नहीं सकती, यह तो आर्ट है। और जैसे बकल करके एक हैं, बकल हैं, या सबसे बड़ा नाम है काम्टे, ये हैं बर्क हैं, मेटलैंड हैं। ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस शब्द जुड़ा तो है, लेकिन यह साइंस बिल्कुल भी नहीं है। बकल ने तो यहाँ तक कहा है कि साइंस तो छोड़ो, जितने आर्ट्स हैं ना, उनमें यह सबसे बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल द आर्ट्स। किसने कहा? बकल ने कहा। इसी तरीके से काम्टे ने भी कहा कि नहीं यह साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो अध्ययन पद्धति है, इसके जो सिद्धांत हैं, उसको लेकर के निष्कर्ष हैं। लोगों में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कोई एक मत नहीं है, और इसका डेवलपमेंट भी कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें रेगुलरिटी नहीं है। बर्क भी इसको मानते हैं कि यह साइंस नहीं है। और मिडलैंड तो कहते हैं कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस शब्द कहीं लिखा हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि यह साइंस नहीं है, तो क्यों कहते हैं कि यह साइंस नहीं है, या आर्ट क्यों है। तो साइंस वाले सवाल पे साइंस की 2 परिभाषाएं आप दे सकते हैं। एक तो कहते हैं कि जो भी सिस्टमेटिक नॉलेज है, व्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। यदि इस परिभाषा पे आप चलेंगे तो पॉलिटिकल साइंस क्या हो जाएगी, एक साइंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। जैसे न्यूटन है, वैसे ही आपके यहाँ प्लेटो और अरस्तु हैं। जैसे यहाँ गति के सिद्धांत हैं, वैसे अपने यहाँ भी तमाम थियरीज है, और सबने भारी भरकम किताबें लिख रखी है। और प्लेटो अरिस्टोटल के समय से, चाणक्य के समय से ये पॉलिटिकल साइंस डेवलप होती चली आ रही है। तो एक सिस्टम हमें दिखता है, उस लिहाज से पॉलिटिकल साइंस भी साइंस हो जाती है। और न केवल पॉलिटिकल साइंस, बल्कि इस डिफिनीशन से सोशियोलॉजी भी एक साइंस हो जाती है, हिस्ट्री भी एक साइंस हो जाती है। लेकिन
ये तो एक मोटी मोटी परिभाषा है। जब साइंस की बात होती है तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस उन अर्थों में साइंस नहीं है जिन अर्थों में हम मानते हैं कि नेचुरल साइंस साइंस होती है। प्राकृतिक विज्ञान को जिन अर्थों में हम साइंस मानते हैं उन अर्थों में पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। और साइंस क्यों नहीं है, इसका पहला कारण यह है कि इसमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। सर्वमान तथ्य, सर्वमान जिसको लेकर के कोई विवाद न हो। जैसे आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये फिक्स है कि 2 × 5 जब आप करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। चाहे ये कैलकुलेशन आप भारत में करें, चाहे आप अमेरिका में करें, चाहे इंग्लैंड में करें, या दुनिया के किसी भी देश और स्थान में करें, ये आंसर चेंज नहीं हो सकता और यह सबको सर्वमान्य है। इसी तरीके से यह फिक्स है कि जो हाइड्रोजन है इसका बिहेवियर क्या होगा और जो ऑक्सीजन है उसका बिहेवियर क्या होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, तो यह कहीं भी होगा, भारत में भी होगा और पाकिस्तान में भी होगा। तो नेचुरल साइंस में क्या है, जो तथ्य हैं, जो एलिमेंट हैं जिनसे हम काम लेते हैं अध्ययन में, वे फिक्स हैं, वे सर्वमान्य हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किसके साथ व्यवहार करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। क्योंकि चाहे सरकार हो, राज्य हो, पंचायत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, प्रशासन हो, उसको चला कौन रहा है, ह्यूमन बीइंग चला रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसका जो व्यवहार है वह इमोशन से चलता है, बदलता रहता है। एक ही व्यक्ति आज एक परिस्थिति में दूसरा व्यवहार करता है और कल वह दूसरा व्यवहार करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर फिक्स नहीं है। और चूंकि ह्यूमन बिहेवियर फिक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई सर्वमान्य तथ्य ह्यूमन नेचर को लेकर के, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के नहीं हो सकता। आप नहीं कह सकते पॉलिटिकल साइंस में या उसका जो अप्लाइड पार्ट है पॉलिटिक्स, उसमें ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने इस साल इस इलेक्शन में इस पार्टी को वोट दिया तो अगले इलेक्शन में भी उसी पार्टी को वोट देगा। ये यहाँ पे असंभव है। दूसरी चीज़ ये है, जब हम सर्वमान्य तत्वों के अभाव की बात करते हैं कि कोई भी आप प्रत्यय ले लीजिए, जैसे राज्य है या स्वतंत्रता है, ये दो बड़े बेसिक एलिमेंट हैं। लेकिन आपको जितने विचारक मिलेंगे वे राज्य की उतनी परिभाषाएं देंगे। स्वतंत्रता क्या है, इसको रूसो अलग तरीके से डिफाइन करेगा, अरिस्टोटल अलग तरीके से डिफाइन करेगा, लास्की अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और जे.एस. मिल तो कहेंगे भाई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट हैं, जो प्रत्यय हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको लेकर के ही हम में कोई एक मत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्वमान्य तत्वों का अभाव है। चूंकि सर्वमान्य तत्वों का अभाव है तो दूसरी समस्या आती है पॉलिटिकल साइंस में, और वह समस्या ये है कि इसमें प्रयोग और परीक्षण का अभाव है। प्रयोग और एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते पॉलिटिकल साइंस में। क्यों? क्योंकि यह सोशल साइंस मानी जाती है, सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग के साथ काम करती है। तो जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि आप बार बार यह प्रयोग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए इस रेशियो में तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और इसको जगह जगह हर जगह ले जा करके आप इस एक्सपेरिमेंट को दोहराइए तो फिर आपको ये मिलेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। वो हेराक्लिटस ने कहा है ना कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप एक ही नदी में दोबारा
पाँव नहीं रख सकते। वह निरंतर क्या है, फ्लक्स में है, नदी बहती रहती है। आपको भ्रम होता है कि आप नदी में वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अभी एक क्षण पहले जिस पानी ने आपके पैर को टच किया है वह आगे निकल चुका है, और दूसरे क्षण जो आपके पाँव के नीचे पानी है वह दूसरा पानी है। तो यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। उसी तरीके से सोसाइटी में पॉलिटिकल एस्पेक्ट से एक ही सिचुएशन दोबारा 100% उसी फॉर्म में नहीं आ पाती है कि आप कोई प्रयोग और परीक्षण कर पाएँ। चूँकि प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है, इसलिए जो साइंस की सबसे बड़ी चीज़ है, कार्य कारण संबंध, इसका भी क्या है, अभाव है। वहाँ पे नेचुरल साइंस में यदि कारण एक है, जैसे ये कारण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस रेशियो में आप मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा, वहाँ मिठाई बनने वाली नहीं है, वहाँ कोई फल बनने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ ये है कि वो बदलता रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कारण होगा तो हमेशा वही कार्य होगा। हो सकता है कि एक सरकार वही स्कीम एक राज्य में लागू करे, वहाँ उसकी दोबारा सरकार बन जाए, और एक दूसरे राज्य में वही स्कीम लागू हो, तो हो सकता है कि वह पार्टी जो रूल कर रही है वो सत्ता से बाहर हो जाए। तो यहाँ कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं हो सकते, और इसीलिए भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भविष्यवाणी का अभाव, सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं हो सकती। नेचुरल साइंस में संभव है। नेचुरल साइंस में 2+2 हमेशा 4 होगा। या जैसे आप अम्ल को पता करने के लिए लिटमस टेस्ट करते होंगे साइंस में, 10वीं में आपने किया होगा, कि यदि वो एसिड है तो नीला लिटमस पेपर यदि उसमें आप डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यदि आप किसी एसिड में लिटमस पेपर नीला डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने पे क्या बनेगा, पानी बनेगा। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर के संदर्भ में यह घोषणा नहीं कर सकते, यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वह आगे क्या करेगा। और यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस माना जाता है, इसको हम नेचुरल साइंस नहीं मानते। तो ये कुछ आधार थे जिसके आधार पे आप यह क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है कि आर्ट्स है। अभी जो हमने डिस्कस किया उससे ये सिद्ध होता है कि यह क्या है, साइंस नहीं है, आर्ट है। और जो बात यहाँ थी कि एरिस्टोटल ने तो साइंस कहा है, मास्टर साइंस कहा है। मास्टर साइंस को बोलते हैं सर्वोच्च विज्ञान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल साइंस के संदर्भ में इसको साइंस कहा जाता है। जब एरिस्टोटल ये कहता है कि पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस, तो वो उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो राज्य है, जो राज्य की गतिविधियां, राजनीति हैं, वह समाज में सबसे पावरफुल होती हैं। और इस पॉलिटिक्स के माध्यम से, इस स्टेट के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपनी नीयत को निर्धारित करता है। और चूंकि पॉलिटिक्स ही सबको कंट्रोल करती है, स्टेट ही सबको कंट्रोल करता है, तो उस संदर्भ में उसने कहा कि क्या है, ये मास्टर साइंस है। उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि यह मैथमेटिक्स से अधिक साइंटिफिक है, या फिजिक्स से अधिक साइंटिफिक है, या केमिस्ट्री से अधिक साइंटिफिक है। तो ये था नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।